हेलो एवरीवन। आज हम जो क्रिया शारीर का NCSM का सिलेबस में रक्त धातु जो थर्ड पॉइंट है उसे पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनिम्स, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन, प्रमाण, पंचभौतिकत्व, फिजियोलॉजी ऑफ रक्त व शोतस, फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, रंजन ऑफ रस बाय रंजक पित्त, फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त, स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ रक्त, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रक्तसार पुरुष, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ रक्त धातु और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ रक्त एंड पित्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रक्त शब्द कैसे बनता है। ठीक है, तो रक्त शब्द कैसे बनता है? रंज धातु में कत प्रत्यय करने से रक्त शब्द बनता है। ठीक है, कौन सी धातु से? रंज धातु में कत प्रत्यय करने से रक्त शब्द बनता है। अब इसकी निरुक्ति, रक्तम कली रज्यते अंगम अनेनिति, मतलब जो रंजन करता है, मतलब जो अंगों का रंजन करता है, अंगों में कलर आता है जिसकी वजह से, वो क्या है? रक्त। तो जो रंजन करता है वो रक्त है और रस धातु से रक्त की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा था कि आहार रस होता है। ठीक है, फिर आहार रस से सारी धातुएं बनती है। सबसे पहले रस धातु बनती है, उसके बाद फिर रक्त धातु बनती है। तो इसलिए क्या है कि रस धातु से रक्त की उत्पत्ति होती है। और निरुक्ति क्या है? जो रंजन करता है वो रक्त है। उसके बाद है पर्याय, सिनोनिम्स, कि रक्त को और क्या क्या बोल सकते हैं हम। रुधिर, अश्रक, रोहिताश्र, रक्त, क्षतज, शोणितम। रुधिर, अश्रक, लोहित, अश्र, रक्त, क्षतज और शोणित और ब्लड। ठीक है, तो रक्त के पर्याय क्या क्या है? रुधिर, अश्रक, लोहित, अश्र, रक्त, क्षतज और शोणितज। ये काय के पर्याय है? रक्त के। ठीक है, अब रक्त होता क्या है? रक्त का निर्माण क्या होता है? जैसे हमने देखा था रस धातु का स्थान था हृदय, वैसे रक्त का स्थान क्या है? यकृत और प्लीहा। यकृत मतलब लीवर और प्लीहा मतलब स्प्लीन। अगर मॉडर्न से भी कोरिलेशन करें तो लीवर में ही आरबीसी बनती है, लीवर और बोन मैरो में। ठीक है, तो आरबीसी प्रोडक्शन हम लीवर में माने और डिस्ट्रक्शन का होता है स्प्लीन में। तो उसके हिसाब से भी हम ब्लड के स्थान देख सकते हैं। तो स्थान क्या है? यकृत और प्लीहा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, रक्त के गुण कैसे होते हैं, या फिर शुद्ध रक्त के लक्षण भी हम वही लिखेंगे। अगर कोई इंसान अगर हम देखें कि उसमें क्या क्वालिटीज़ है, तो उसके जो अच्छे वाले लक्षण होंगे उसको हम गुण में लिखेंगे ना। तो इसके अंदर ना दोनों चीज़ें आ जाती है, शुद्ध रक्त के लक्षण और रक्त के गुण। ठीक है, तो ये वाला श्लोक आप याद कर लेना। तपने इंद्रिय गोपाभम पद्मालक्त सन्निभम गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विद्युत शोणितम। ठीक है, तो रक्त कैसे कैसे होता है? तपे हुए सोने के समान लाल, इंद्रगोप के समान नाभा वाला, लाल कमल, महावर, अलक्त के समान और गुंजाफल के समान रक्त वर्ण वाला रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, कि अगर हम सोने को तपा लेते हैं तो इतना लाल, इंद्रगोप एक जानवर का नाम है उसके समान, कमल के समान लाल, महावर जो लगाते हैं ना अलता उसके समान, या फिर गुंजा एक फल मतलब एक सीड होता है। ठीक है, उसके समान लाल, वैसा जो कलर होता है वो शुद्ध रक्त का होता है। ठीक है, अब इसका रस क्या है? तो मधुर और थोड़ा अम्ल रस होता है। न अति शीत होता है, न अति उष्ण होता है, न बहुत पतला होता है, न बहुत गाढ़ा होता है, और खरगोश के रक्त के समान होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त के लक्षण है। ठीक है, कि तपे हुए सोने के समान, इंद्रगोप के समान, लाल कमल के समान, महावर के समान, गुंजाफल के समान, खरगोश के रक्त के समान, मधुर रस वाला, अल्प लवण रस वाला, न अधिक शीत, न अधिक उष्ण, न बहुत पतला, न बहुत गाढ़ा। ठीक है, उसके बाद आते हैं रक्त के कर्म, कि रक्त हमारे शरीर में रह के क्या काम करता है। तो रक्त के बाद आगे कौन सी धातु बनेगी? मांस, रस, रक्त, मांस, मेद। सबसे पहला तो ये कि मांस धातु को पुष्ट करता है। ठीक है, और क्या है? तत् विशुद्धम ही रुधिरस्य बल वर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राण शोणितम अनुवर्तते। ठीक है, रक्त धातु का पोषण करता है। ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं उनका पोषण कौन करता है? रक्त करता है। ठीक है, वर्ण का प्रसादन करता है, मतलब जिसमें रक्त जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला होगा, अच्छी क्वांटिटी में होगा, तो उसका कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा, व्यक्ति को बल व सुख की प्राप्ति होती है। अगर हम भी नॉर्मल देखें किसी का HB अच्छा है, ब्लड अच्छा है, तो उसको वो बलवान होता है, वो सुखी होता है। अगर HB कम होता है, एनीमिया होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। प्राणों को धारण करता है और शरीर का मूल है। अगर किसी की बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो शरीर कैसे रहेगा?
तो रक्त शरीर का मूल है, सभी धातुओं का पोषण करता है, बलवान बनाता है, वर्ण प्रदान करता है, सुखी बनाता है, प्राणों को धारण करके रखता है। ठीक है, जैसे एचबी कम हो जाता है तो रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो प्राणों को धारण करता है और मांस धातु की पुष्टि करता है। प्रमाण कितना है? रस कितना था? 9 अंजलि। और रक्त कितना है? 8 शोणितस्य। रक्त का प्रमाण 8 अंजलि होता है। अंजलि हमने बताया था कि दोनों हाथों को मिलाने के बाद जो होगा उसको अंजलि बोलेंगे। ठीक है, तो एक अंजलि में 196 ml होते हैं। ठीक है, उसके बाद है पंचभौतिक है। तो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ है वो सभी पंचभौतिक है। तो अगर रक्त है वो भी पंचभौतिक होगा। तो अगर कोई बोलता है कि रक्त में 5 महाभूत है, वो आप कैसे सिद्ध करोगे? तो उसके लिए ये है। ठीक है, विश्वता, द्रवता, राग, स्पंदनम, लघुता तथा भूम्यादिना गुणा रहते दृश्यंते चात्र शोणिते। सबसे पहले हम बताते हैं कि रस में पृथ्वी महाभूत है। ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत का गुण क्या है? गंध। ठीक है, तो रक्त की गंध कैसे आती है? विश्व, मतलब थोड़ी सड़ी हुई सी गंध आती है। ठीक है, जल महाभूत, जल है, और रक्त क्या है? लिक्विड है, तो द्रवता। ठीक है, तेज महाभूत, तेज मतलब अग्नि, तो अग्नि के समान, अग्नि का वो क्या है गुण? वर्ण प्रदान करना, कलर। हमारी आंखों में अग्नि महाभूत होता है, तो आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। किसको देखते हैं? रूप को, कलर को देखते हैं। तो कैसा होता है वो? लाल। उससे बताएंगे। वायु महाभूत से क्या होगा? स्पंदन, फील होता है, मतलब इस त्वचा होती है, और वायु का गुण क्या है? स्पर्श करना, तो स्पंदन, पाल्पेशन जो फील हो रहा है वो। और आकाश महाभूत के कारण क्या था? लघुता। आकाश मतलब खालीपन, जो हल्कापन है, जो लघुता है, वो आकाश महाभूत के कारण है। ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत से विश्वता, जल महाभूत से द्रवता, तेज से रक्त लालिमा, स्पंदन वायु से, और आकाश से लघुता। ये क्या होगा? रक्त का पंचभौतिकत्व। इसके बाद आता है फिजियोलॉजी ऑफ रक्त व स्रोतस। ये हमने स्रोतस में भी पढ़ा था कि रक्त मतलब स्रोतस का मूल क्या है, उसकी दृष्टि के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो रक्त व स्रोतस का मूल क्या है? शोणित वाहनाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाच। यकृत और प्लीहा शोणित व स्रोतस के मूल है। और वाग्भट ने भी, आचार्य सुश्रुत ने भी यकृत और प्लीहा तो बताया, लेकिन साथ में रक्तवाही धमनियाँ, मतलब वो आर्टरी और वेसल्स जो रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है, वो उनका स्रोतस है, मतलब उनका मूल है। दूषित के कारण क्या है? रक्त कैसे दूषित होगा? मतलब हम ऐसा कुछ खाए पिएंगे जिससे रक्त में दुष्टि होगी। तो विदाही अन्न, जो मतलब जलन कर दाह करने वाले अन्न होंगे, वो मतलब जो तेल के बने पदार्थ ये सब आते हैं ना, वो सब। स्निग्ध, उष्ण और द्रव पदार्थ का सेवन, धूप का सेवन और वेगवान वायु का सेवन। ठीक है, कि जितनी भी उष्ण चीज़ें हैं, रक्त और पित्त, पित्त के जितने भी गुण है ना वो रक्त के भी होते हैं। तो पित्त को बढ़ाने वाले जितने भी कारण है, फिर पित्त को दूषित करने वाले जितने कारण है, वो सभी रक्त को दूषित करने वाले भी होंगे। ठीक है, तो विदाही अन्न, स्निग्ध उष्ण द्रव पदार्थ, धूप का सेवन, वेगवान वायु का सेवन, इन सबसे क्या होगा? रक्त वह स्रोत दूषित होंगे। लक्षण क्या है इसमें? रक्त से सारी स्किन डिसीज होगी। ठीक है, कुष्ठ, विषर्प, पिड़का और दद्रु, विद्रदी, ये सब क्या? स्किन डिसीज। उसके अलावा रक्त पित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रक्त प्रदर, ये भी ब्लीडिंग होती है। गुदपाक, मेड्रपाक, मुखपाक, गुल्म, प्लीहा, वृद्धि और कामला। ठीक है, गुद मतलब एनल रीजन, मेड्र मतलब पेनिस, और मुख मतलब मुंह। ठीक है, फेस, ओरल केविटी। तो इन सब में इन्फ्लामेशन होना किसी कारण होता है? रक्त और स्रोतस की दुष्टि के कारण। गुल्म, पेट में वायु भर जाना। प्लीहा वृद्धि, स्प्लीनोमेगेली, और कामला मतलब जॉन्डिस। ये सब किसके लक्षण है? रक्त व स्रोत दुष्टि के। और अगर वहाँ पे विद्ध हो रहा है, मतलब कुछ बाहर से कोई इंजुरी हो रही है, तो श्राव अंग, क्योंकि ब्लीडिंग होगी वहाँ पे, तो बॉडी क्या होगा? साइनोसिस हो जाएगी। ठीक है, फीवर होगा, दाह, जलन होगी, एनीमिया होगा, रक्तस्राव होगा, और रक्त नेत्रता होगी। उसके बाद है रक्त धातु की उत्पत्ति। रक्त धातु की उत्पत्ति कैसे होती है? रस से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। रस के प्रसाद अंश में उपस्थित रक्त सधर्मी अंश पर रक्त अग्नि की क्रिया स्वरूप रक्त की उत्पत्ति होती है। इसमें भी हम तीनों न्याय देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले शीर्षदधि न्याय था। उसमें क्या था कि आहार रस था। ठीक है, आहार रस 2 भागों में बटा, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। ठीक है, तो किट्ट भाग तो बाहर हो गया, फिर प्रसाद भाग पर रस अग्नि की क्रिया हुई तो रस धातु बनी। ठीक है,
इसके दो भाग हुए, प्रसाद और कीट। ठीक है, फिर प्रसाद के दो होंगे, स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है, तो सूक्ष्म से तो उपधातु बन गई। फिर स्थूल के दो भाग होंगे, जिसे एक से तो रस धातु बनेगी और एक से बनेगा रक्त सधर्मी अंश। और फिर जो रक्त सधर्मी अंश था, उस पर होगी रक्त अग्नि की क्रिया। फिर उसके भी दो भाग होंगे, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। ठीक है, तो रक्त का किट्ट क्या होगा, पित्त। पित्त रक्त का किट्ट है। ठीक है, और प्रसाद भाग में एक स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग, और उसकी उपधातु बनेगी। कौन है उसकी उपधातु, कंडरा और सीरा। ये शीर नदी है। फिर केदारी कुल्या न्याय क्या था, उसमें ऐसा था कि आहार रस से एक साथ में सारी धातुएं बन रही हैं। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, तो यही रक्त सधर्मी अंश दो भागों में बैठ गया और ये सब। फिर था खले कपोत न्याय, उसमें ऐसा था कि जो धातु जितने पास है उतनी जल्दी वो बनेगा। तो यहाँ पर आहार रस है। ठीक है, अगर रस धातु इतनी पास है तो जल्दी बन जाएगी, रक्त इतनी दूर है तो उसको टाइम लगेगा, मांस में ज़्यादा टाइम लगेगा, मेद में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे रक्त धातु की उत्पत्ति देख ली। अब रस तो अपन को नहीं पता ना कि रस का कलर कौन सा था, वो तो कलरलेस था, लेकिन उसमें रेड कलर कैसे आया, तो रंजक पित्त द्वारा रस का रंजन होता है। ठीक है, जो एक पित्त के भेद देखे थे उनमें से एक है रंजक पित्त, और रंजक पित्त की जब रस धातु पर क्रिया होती है तो रक्त में कलर आता है। कौन सा कलर, रक्त वर्ण। और वर्ण कौन से महाभूत के कारण आता है, अग्नि महाभूत के कारण। तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते पित्तोष्मणस्य रागेण रसो रक्तत्वं रक्षति। समस्त मनुष्य में जो रसों का तेज अग्नि होता है, ठीक है, उससे तथा पित्त की उष्मा से पाक होकर रस रक्तता को प्राप्त होता है। ठीक है, तो अग्नि महाभूत और जो पित्त है, रंजक पित्त, उन दोनों से मिलकर क्या हुआ, रस रक्त वर्ण को प्राप्त होता है। तो मनुष्य में अग्नि महाभूत होता है और रंजक पित्त भी होता है, तो रंजक पित्त की उष्मा से और अग्नि महाभूत से क्या होगा, रस रक्तता को प्राप्त हो गया। ठीक है, पहले क्या होता है, रक्त जल रूप मतलब वर्ण रहित रस क्या होता है, यकृत और प्लीहा में जाता है, वहाँ जाकर रक्त वर्ण का हो जाता है। इस प्रकार शरीर के तेज में रस का प्रसाद भाग रक्त वर्ण का होकर रक्त कहलाता है। रस जिस पित्त के द्वारा रक्त में परिवर्तित होता है उसे रंजक पित्त कहते हैं। जैसे आहार रस था, उसके बाद समान वायु द्वारा कहाँ गया, वो हृदय में गया। ठीक है, और हृदय में जाकर क्या हुआ, उस पर रंजक पित्त की क्रिया हुई। रंजक पित्त की क्रिया से रस का रंजन हुआ, मतलब रस पे कलर आया और वो बन गया रक्त धातु। जो हमने आहार रस था वो वर्ण रहित था, उस पर वो समान वायु के द्वारा हृदय में गया। हृदय में क्या हुआ, वो रंजक पित्त की क्रिया हुई। रंजक पित्त की क्रिया से रस क्या हुआ, रंजन हुआ, रस में कलर आया और वो रक्त धातु में बन गया। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है कुछ कि रस का रंजन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, रंजक पित्त। और अगर महाभूत पूछेंगे तो क्या आएगा, अग्नि महाभूत। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, उस टाइम पे हमको याद नहीं आता है कि क्या होगा। ठीक है, अब अगला है विशुद्ध रक्त के लक्षण। विशुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण। रक्त के तो हमने देख लिया कि तपे हुए स्वर्ण के समान, इंद्र गोप के समान, ये सब। अब विशुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण कि ऐसा कौन सा, मतलब पुरुष को देख के हमको कैसे पता चलेगा कि इसका रक्त शुद्ध है। ठीक है, क्या है लक्षण, प्रसन्न वर्ण इंद्रियम इंद्रियार्थ निच्छन्तम अव्यवहातम पक्तर वेगम सुखान्वितम पुष्टि बलोपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती। जिस मनुष्य का वर्ण और इंद्रिया प्रसन्न हो, इंद्रियों के विषय की इच्छा रखता, मतलब सारी उसकी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हो, आहार का पाक भली भांति हो रहा हो,
सुख, आरोग्य, पुष्टि और बल से युक्त हो। वो व्यक्ति क्या होता है, विशुद्ध रक्त पुरुष होता है। ठीक है, कि इंद्रियां अच्छी हो, वर्ण अच्छा हो, सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही हो, आहार का पाक हो रहा हो, सुखी हो, आरोग्य प्रदान हो उसके शरीर में, उसका शरीर का पोषण सही से हो रहा, बलवान हो, तो वो क्या होगा, विशुद्ध रक्त पुरुष। और रक्तसार पुरुष कैसे होंगे? कर्ण, अक्षि, मुख, जीवा, नासा, ओष्ठ, पाणी, पाद, तल, नख, ललाट, मेहनम, स्निग्ध रक्त वर्ण, श्रीमद भ्राजिष्णु रक्तसारणा, सा सारता सुखम उग्रता मेधा मनस्वितम, सोकोमार्यम न अतिबलम अक्लेश सहिष्णुम उष्ण सहित्वम चाचष्टते। ठीक है, सार हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी कि हमको सार के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम व्यक्ति को समझ पाएंगे कि उसका आरोग्य कैसा है और व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो ये सबसे चलेगा। पुरुष के कान, नेत्र, मुख, जिह्वा, नासिका, ओष्ठ, हथेली, तलवे, नाखून, ललाट, मूत्र इंद्री कैसी होगी, स्निग्ध होगी, रक्त वर्ण की, शोभायुक्त और उज्ज्वल। मतलब उसके जितने भी ऑर्गन है ना, मैक्सिमम पार्ट्स अगर स्निग्ध होंगे, रक्त वर्ण के होंगे, शोभायुक्त, उज्ज्वल होंगे, मतलब वो रक्तसार पुरुष है। तो उसको क्या अधिकता, उसमें क्या होगा, सुखी होगा, वो उद्ग्रता होगी, उसमें मेधा शक्ति होगी, मनस्विता होगी, सुकुमारता प्रदान करती है, क्या रक्तसारता, क्या उसमें ये क्वालिटी है, तो मतलब इसके मानसिक रूप में ये चीज़ें होगी। परंतु इन व्यक्ति में बल अधिक नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्लेश व उष्णता के प्रति असहिष्णुता होती, मतलब वो किसी प्रकार का क्लेश सहन नहीं कर पाएंगे और उष्णता को भी सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रक्त वाले पुरुष में कितने पित्त वाली क्वालिटीज़ होंगी, सारी उष्ण तीक्ष्ण चीज़ें होगी, और अगर उष्णता बाहर भी हो रही है तो फिर वो सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है रक्त धातु की वृद्धि और क्षय के लक्षण। ये एग्जाम में किसी न किसी एक धातु के तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और अगर 10 नंबर में कोई सी एक धातु आ रही है तो हमें वृद्धि क्षय के लक्षण लिखना जरूरी है। तो वृद्धि के लक्षण क्या है, रक्तम, रक्तांग, शीताम, सिरा, पूर्णत्वम च। ठीक है, रक्त वर्ण की त्वचा, नेत्र और मूत्र का होना, जब बॉडी में ब्लड ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, रक्त वर्ण की क्या हो जाए, त्वचा, नेत्र और मूत्र सब रक्त वर्ण का हो जाएगा। पूर्णता, और सभी जो आर्टरीज वगैरह है ना वो रक्त से भरी हुई होगी। यहाँ पे पूर्णता की जगह पे सिरा पूर्णता आएगा। ठीक है, विसर्प होगा, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, सिरा, वात, रक्त, रक्त पित्त, गुल्म, उपकुश, कामला, व्यंग और अग्निनाश, मोह। जितनी भी रक्तवश होता दृष्टि के लक्षण थे ना, वो सारी डिसीज होगी वृद्धि से। ठीक है, विसर्प होगा, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, वात, रक्त, रक्त पित्त, गुल्म, उपकुश, कामला, व्यंग, अग्निनाश, जठराग्नि में मंद हो जाएगी, और मोह, बेहोश हो जाएगा वो। ठीक है, और क्षय होने पर क्या होगा, क्षय से सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एनीमिया। ठीक है, शोणि, सह, त्वक, पारुष्यम, अम्ल शीत प्रार्थना, शिरा शतिल्यम च, या फिर परुषा, स्फुटता, म्लाना, त्वक रुक्षा, रक्त संशय, त्वक का रुक्ष होना, क्योंकि हमने पहले रक्तसार में देखा था कि त्वचा, नेत्र, मूत्रेंद्रिय और आँखें हो गया, नासिका वगैरह जो भी है, ये सभी स्निग्ध होना, लेकिन यहाँ पे रुक्ष हो रही, मतलब रक्त का क्षय हो रहा है। सिरा, शिथिलता हो जाएगी, मतलब जो आर्टरीज फिसल है वो ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कम होगा। अम्ल व शीत पदार्थ की कामना होगी। ठीक है, त्वचा का स्फुटित होना, मतलब स्किन फटने लग जाएगी और म्लान हो जाएगी। ये क्या है, रक्त क्षय के लक्षण। तो उसके बाद आता है रक्त और पित्त में संबंध। नॉर्मली अगर हम जो आश्रय भाव देखा था उसमें देखा था कि रस और कफ का, रस आदि धातु और कफ का आश्रय भाव होता है। रक्त और पित्त का, अगर रक्त बढ़ेगा तो पित्त बढ़ेगा, और रक्त कम होगा तो पित्त कम होगा। ठीक है, और रक्त का मल भी पित्त है, रक्त और पित्त के गुण भी सेम है, इसलिए इनमें देखते हैं। पित्त का वर्णन त्रिदोष के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, जो हमने तीनों दोष पढ़े ना, वात, पित्त, कफ, तो पित्त का वर्णन तीनों दोष में किया है। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी दोष बताया। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ और रक्त। ठीक है, लेकिन बाकी किसी ने नहीं बताया। रक्त दोष और धातु दोनों है। अगर आचार्य सुश्रुत के अनुसार माने तो रक्त दोष भी और धातु भी है। रक्त और पित्त के गंध, वर्ण आदि समान होते हैं। ठीक है, जितनी भी क्वालिटीज है वो समान होती है। और आचार्य वाग्भट ने क्या बताया, आश्रय भाव, उसके अनुसार रक्त धातु और पित्त दोष का आश्रय संबंध होता है। यदि शरीर में पित्त की वृद्धि होती है तो रक्त की भी वृद्धि होती है, और अगर पित्त का शमन होता है तो रक्त का भी शमन होता है।
तो पित्त का शमन करने वाले द्रव्यों के द्वारा रक्त का भी शमन कर सकते हैं और पित्त की वृद्धि करने वाले द्रव्यों के द्वारा रक्त की भी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है कि हमारी बॉडी में रक्त कम हो रहा है, तो हम पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें अगर देंगे तो रक्त बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसी नहीं जो उसको दूषित करे, उसमें दूसरे गुण भी होने चाहिए। वैद्य अपनी युक्ति से विचार करें, क्योंकि उनका आश्रय संबंध है। अगर शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हम थोड़ा बहुत सिरावैद कर दें, फिर रक्त मोक्षण कर दें, थोड़ा सा ब्लड निकाल दें, तो पित्त अपने आप शमन होने लग जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला टॉपिक, रक्त वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना कि कोई से भी धातु पे एक क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है, तो उसमें ये जो पॉइंट्स है ये सारे कवर होने चाहिए। उसकी व्युत्पत्ति की, वो शब्द कैसे बना है, जैसे रक्त रंज धातु में कत प्रत्यय से बना है। निरुक्त, इसका मतलब क्या है, जो रंजन करता है वो रक्त है। उसके पर्याय रुधिर, अश्रक, लोहित, अश्र, रक्त, शतज और शोणित। उसके स्थान, यकृत और प्लीहा। उसके गुण कि वो कैसा होगा, उसका रस क्या होगा, मधुर और लवण रस है जैसे रक्त का, ज़्यादा शीत भी नहीं है, ज़्यादा उष्ण भी नहीं है। और ये जो टर्मिनोलॉजी से ना याद आती है, तपनेन्द्रिय, गोपाभम, पद्मालक्त, सन्निभम, कुछ भी, या फिर पूछना कि गुंजाफल सवर्णम क्या है, तो हम बोल सकते हैं ना शुद्ध रक्त का लक्षण। उसके कर्म, उसका प्रमाण कितना होता है 8 अंजलि, रस का कितना था 9 अंजलि। ठीक है, रक्त की उपधातु सीरा और कंडरा। ठीक है, और रक्त का मल वो है पित्त। ठीक है, उसके बाद आता है पंचभौतिकत्व, जैसे पृथ्वी गुण से विश्वता, जल से द्रवता, तेज से राग, वायु से स्पंदन और आकाश से लघुता। ये मतलब शब्द याद होने हमको 5, लेकिन 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत कन्फ्यूजन होता है। श्रोतस तो हमने 2-3 बार पढ़ लिया है। ठीक है, उत्पत्ति रस धातु होती है, फिर हम यहाँ पे तीनों न्याय लिख सकते हैं। अगर सिर्फ 10 नंबर में पूछता है रक्त धातु की उत्पत्ति, तो रक्त की उत्पत्ति तक हम लिख सकते हैं सारा, तीनों न्याय कैसे कैसे बनता है, कौन सा अंश होता है, कौन सा स्थूल भाग होता है, कौन सा सूक्ष्म भाग होता है, ये सब। ठीक है, फिर रंजक पित्त का काम क्या है, तो रस को रंजन करना, कलर करना, कैसा काम था रंजक पित्त का। फिर विशुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण, रक्तसार पुरुष के लक्षण, रक्त धातु की वृद्धि और क्षय। वृद्धि में क्या होता है, रक्तम रक्तांशिता शिरा पूर्णत्वम च, और क्षय में शोणी क्षयत्वक पारुष्यम, अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शिथिल्यम च। एक एक श्लोक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, सबकी वृद्धि क्षय का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रक्त पित्त का कोरिलेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।